हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्टडी विथ विनोद गढ़वाल। हाजिर हूँ आज एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं NCERT राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया का अध्ययन जारी रखेंगे। यह इस अध्याय का मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हम अध्याय का परिचय, दक्षिण एशिया क्या है, दक्षिण एशिया की क्या समस्याएं, दक्षिण एशिया की विशेषताएं, दक्षिण एशिया की घरेलू राजनीति का अध्ययन कर चुके हैं। घरेलू राजनीति के अंतर्गत हमने अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र को पढ़ लिया है। आज इस वीडियो में हम अपनी पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 71 से पढ़ना आरंभ करते हुए आज नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र, श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र तथा पाकिस्तान में संघर्ष, भारत पाकिस्तान में संघर्ष, इन 3 बिंदुओं को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र का अध्ययन करते हैं। देखिए, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल भारत के बहुत नज़दीक का देश है। नेपाल का इतिहास हम देखें तो अतीत से नेपाल एक हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश रहा है। यहाँ पर एक लंबे समय से संवैधानिक राजतंत्र रहा है। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है यहाँ संविधान भी रहा और राजतंत्र यानी कि राजा का शासन रहा है। तो संवैधानिक राजतंत्र होने के कारण यहाँ की जनता खुले तौर पर अपने लिए पूर्ण उत्तरदायी शासन की मांग करती है। जनता यहाँ पर लोकतंत्र चाहती है और जनता ने लोकतंत्र के पक्ष में कई आंदोलन किए हैं, किंतु राजा ने अपनी सेना के माध्यम से जनता के इस आंदोलन को दबा दिया है। किंतु जनता ने हार नहीं मानी और जनता लोकतंत्र के पक्ष में समर्थन में अपना आंदोलन करती रही, जिसके दबाव में आकर सन 1990 में राजा ने देश में लोकतंत्र की बहाली कर दी। नेपाल में लोकतंत्र का हाल मिला जुला रहा है। यहाँ सरकारें बहुत ज़्यादा अधिक काम नहीं कर पाई हैं। सरकारें अधिक समस्याओं से घिरी रही हैं। इसी दौर में यानी कि 1990 के दशक में नेपाल में माओवादी संगठन प्रभावी हो गए। माओवादी संगठन सक्रिय हुए। हमने जब अध्याय 4 पढ़ा था तब देखा था कि माओवादी संगठन होते क्या हैं। दरअसल चीन में जो 1949 में क्रांति हुई थी माओ से तुंग के नेतृत्व में, तो उसी माओ की विचारधारा से प्रभावित होकर यह माओवादी संगठन बना है। और माओवादी हमेशा अपनी मांगे मनवाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। इनका मानना है कि हमें आज़ादी चाहिए तो हमें हिंसा करना होगी। लड़ाई झगड़े पर यह विश्वास करते हैं। तो 1990 के दशक में माओवादी सक्रिय हो गए, जिसके चलते यहाँ पर राजा की सेना माओवादी के बीच में संघर्ष हुआ। साथ ही साथ जो लोकतंत्र के समर्थक थे, लोकतंत्र के समर्थन में जो आंदोलन कर रहे थे, वे भी इस संघर्ष में शामिल हो गए। तो नेपाल में त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। एक और माओवादी, दूसरी ओर राजा की सेना और तीसरी ओर लोकतंत्र के समर्थक। तो नेपाल में त्रिकोणीय संघर्ष होने से राजा काफ़ी नाराज हुआ, जिसके चलते 2002 में राजा ने लोकतंत्र समाप्त कर दिया और संसद को भी भंग कर दिया, जिससे बचा कुचा जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र नेपाल की जनता को मिला था वह भी अब खत्म हो गया। लोकतंत्र खत्म करने से जनता में आक्रोश बढ़ गया, जनता नाराज हो गई और जनता ने पुनः एक उग्र आंदोलन का रूप धारण किया। अप्रैल 2006 में समूचे नेपाल में एक बहुत व्यापक आंदोलन हुआ और इस आंदोलन से प्रभावित होकर राजा ने पुनः लोकतंत्र की बहाली कर दी। 2006 में जो आंदोलन हुआ था यह एक व्यापक आंदोलन था
जिसमें 7 राजनीतिक दलों पार्टियों का गठबंधन, देश के समाज कार्यकर्ता और माओवादी संगठन एकजुट हो गए थे और इन सभी ने एकजुटता के साथ लोकतंत्र के प्रति अपना आंदोलन किया और राजा को बाध्य किया कि वह लोकतंत्र की बहाली करे। 2006 में संसद को बाहर कर दिया गया, संसद चालू हो गई और अब लोकतंत्र की आमदगी नेपाल में सुनिश्चित हो गई। नेपाल में संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। कुछ लोगों का मानना था कि नेपाल में अलंकारिक रूप से राजतंत्र बना रहे ताकि देश का इतिहास राजा से जुड़ा रहे। वहीं कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं थे। माओवादी संगठन हिंसा छोड़ने पर तैयार हो गए, किंतु उनकी मांग थी कि देश में सामाजिक और आर्थिक पुनर्रचना की जाए, जिसको लेकर देश की अलग अलग पार्टियां सहमत नहीं थी। फिलहाल 2008 में लोकतंत्र गणराज्य बना दिया गया। नेपाल में 2008 में राजतंत्र को पूरी तरह से समाप्त करके लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई और वर्ष 2015 में नेपाल ने अपना संविधान बना लिया है और अब इसी संविधान के द्वारा नेपाल में शासन व्यवस्था चलाई जा रही है और नेपाल में अब हालत जो है सामान्य है। तो ये था हमारा नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। अब हम एक और पड़ोसी देश श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। देखिए, श्रीलंका भी अंग्रेजों का उपनिवेश था। जैसा भारत ब्रिटिश हुकूमत का उपनिवेश था, वैसे ही श्रीलंका भी अंग्रेजों का गुलाम था। भारत 1947 में आज़ाद हुआ और श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। श्रीलंका में अपनी आज़ादी से लेकर आज तक लोकतंत्र सफलतापूर्वक कायम है, किंतु श्रीलंका ने इससे बड़ी कठिन चुनौती का सामना किया है। श्रीलंका की चुनौती ना तो राजतंत्र से थी, ना ही सेना से थी, बल्कि श्रीलंका की समस्या जातीय संघर्ष को लेकर थी। श्रीलंका में मूल निवासी सिंहली जाति के लोग हैं। सिंहली जाति के लोगों का कहना है कि श्रीलंका हमारा देश है। श्रीलंका में तमिलनाडु से जाकर लोग बसे हैं। आज़ादी के बाद भी तमिलों का श्रीलंका में बसना जारी रहा। इसको लेकर ही यहाँ की जो मूल जाति है सिंहली और तमिलों के बीच में जातीय संघर्ष होता रहता है। तमिल अपने लिए एक पृथक देश की मांग करते हैं। तमिल की यह मांग है कि उनके लिए एक अलग से देश बनाया जाए, तमिलों को राजनीतिक अधिकार दिए जाए, जबकि जो श्रीलंका के मूल निवासी है सिंहली, वे बताते हैं कि श्रीलंका हमारा देश है, श्रीलंका के संसाधनों पर पूरी तरह से हमारा अधिकार है। तमिलों को किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि इनको देश से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार का संघर्ष सिंहली और तमिलों के बीच में निरंतर जारी है। सिंहलियों द्वारा तमिलों की उपेक्षा किए जाने से तमिल नाराज रहते हैं और सन 1983 में तमिलों ने अपना एक संगठन बनाया और इस संगठन ने तमिलों के लिए एक पृथक देश की मांग की। 1983 में एक उग्रवादी संगठन बनाया गया जिसे लिट्टे कहा जाता है। लिट्टे का पूरा नाम होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्म। जो तमिल इल्म है, ये तमिल के लिए एक अलग देश की मांग करते आ रहे हैं। 1983 से ही श्रीलंका में जातीय संघर्ष जारी है। दोनों ही अपने अपने पक्ष में अपनी अपनी बातें रखते हैं, किंतु तमिलों ने श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर अपना
नियंत्रण कर लिया। जो लिट्टे है उसने उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया और लगातार श्रीलंका की सेना से इनका संघर्ष जारी है। भारत सरकार पर जो तमिल लोग हैं, भारत में जो तमिल जनता रहती है, विशेषकर तमिलनाडु राज्य में निवास करने वाले, तमिलनाडु राज्य भारत सरकार पर दबाव बनाते रहे हैं कि आप श्रीलंका में रहने वाले तमिलों की रक्षा करें, जिसको लेकर भारत सरकार ने समय समय पर श्रीलंका की सरकार से बात भी की है। 1987 में श्रीलंका और भारत के मध्य एक समझौता किया गया और इस समझौते के तहत सन 1987 में भारत ने अपनी सेना श्रीलंका भेजी। भारत ने जो सेना भेजी थी वो शांति सेना के रूप में भेजी थी और जो सेना श्रीलंका सेना और लिट्टे के बीच में संघर्ष जारी था उसको समाप्त करने के उद्देश्य से भेजी थी, किंतु भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। श्रीलंका की जनता ने भारतीय सेना का विरोध किया और कहा कि यह श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, भारत श्रीलंका के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है। श्रीलंका की जनता के विरोध को देखते हुए भारत सरकार ने सन 1989 में अपनी सेना वापस बुला ली। भारतीय सेना बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त करे हिंदुस्तान लौट आई, किंतु श्रीलंका में संघर्ष जारी रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता करके दोनों ही पक्षों के मध्य युद्ध समाप्त करने के प्रयास किए गए, जिनमें नॉर्वे और आइसलैंड, दो स्केवेडिनियाई देशों ने मध्यस्थता की और इस युद्ध को समाप्त कराया। 2009 में लिट्टे समाप्त हो गया, LTTE खत्म कर दिया गया, किंतु आज भी तमिल वहां पर अपने हितों की रक्षा और सामान्य अधिकारों की मांग कर रहे हैं। श्रीलंका में लंबे समय तक संघर्ष जारी रहा। इस संघर्ष के बावजूद श्रीलंका ने बहुत तीव्र गति से, बहुत तेज गति से अपना आर्थिक विकास जारी रखा। आर्थिक वृद्धि को हासिल करते हुए विकास के उच्च स्तर को पाया है। श्रीलंका एकमात्र ऐसा विकासशील देश है जिसने जनसंख्या की वृद्धि पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया है। श्रीलंका जनसंख्या नियंत्रण करने वाला विकासशील देशों में दक्षिण एशिया का प्रथम देश है जिसने पूरी तरह से जनसंख्या पर कंट्रोल किया है। साथ ही साथ श्रीलंका ने सबसे पहले आर्थिक उदारीकरण किया। देखिए, भारत ने सन 1991 में आर्थिक उदारीकरण किया था, किंतु श्रीलंका ने उससे कई पहले आर्थिक उदारीकरण कर दिया, जिसके कारण आज श्रीलंका की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय एवं सकल घरेलू उत्पाद काफ़ी अच्छा है। दक्षिण एशिया में श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद सबसे ज़्यादा है। श्रीलंका में अनेक झंझट रहे, उसके बावजूद श्रीलंका में आज तक लोकतंत्र सफलतापूर्वक कायम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने नेपाल को देखा, श्रीलंका को देखा। इस प्रकार हमारी जो घरेलू राजनीति थी वो मुख्यतः समाप्त होती है। हम दो लाइन में भूटान और मालदीव को भी देख रहे थे। देखिए, मालदीव 1965 तक ब्रिटिश उपनिवेश रहा। 1965 में मालदीव आज़ाद हुआ, किंतु यह मोहम्मद फरवेन दीदी के सल्तनत में आ गया। 1968 तक मालदीव में सल्तनत काल रहा और 1968 में मालदीव में लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना की गई। 1978 में पहली बार चुनाव हुए जहां पर राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ। 2005 से मालदीव में बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली से सत्ता की बागडोर का संचालन किया गया। लोकतंत्र के समर्थन में जनता ने बहुत भारी मतदान किया और यहाँ पर वर्तमान में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लागू है। लेकिन 2018 में हुए चुनावों में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की भारी मतों से जीत हुई है और MDP का मालदीव की राजनीति में गहरा प्रभाव है। वहीं हम भूटान की बात करें तो भूटान में
वर्ष 2008 तक संवैधानिक राजतंत्र रहा है और भूटान एक ऐसा देश है जहां पर सफलतापूर्वक आज भी संवैधानिक राजतंत्र कायम है। तो यहाँ पर हमारी दक्षिण एशिया के देशों की अंदरूनी राजनीति का जो चैप्टर था वह पूरा हो गया है। अब हम देखते हैं भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष। प्रिय विद्यार्थियों, भारत पाकिस्तान के संघर्ष को हम पढ़े उसके पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश यह कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए अब हम देखते हैं भारत पाकिस्तान संघर्ष। घरेलू राजनीति को पढ़ने के पश्चात अब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रकाश डालते हैं। भारत पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जिनके बीच में संघर्ष होता रहता है। दक्षिण एशिया के केंद्र में भारत आता है और भारत से ही अन्य देशों के विवाद जुड़े हुए हैं, जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच का संघर्ष अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। भारत पाकिस्तान एक देश हुआ करते थे। 1947 के पूर्व भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक राष्ट्र था। भारत अखंड था, किंतु 1947 में भारत का विभाजन करके पाकिस्तान का निर्माण किया गया। भारत और पाकिस्तान के मध्य आज़ादी के बाद से ही तनातनी जारी है। भारत अब तक 5 युद्ध लड़ा है, जिनमें से 4 युद्ध भारत के पाकिस्तान के साथ हुए हैं। 1947-48, 1965, 1971 और 1999। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि भारत का 5वां युद्ध कब और किसके साथ हुआ है। तो 1947-48 में जो युद्ध हुआ वह कश्मीर के मुद्दे को लेकर हुआ था। आमतौर पर भारत ने जो पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध लड़े हैं वो मुख्यतः कश्मीर या सीमा विवाद को लेकर ही रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद और नदी जल बंटवारे का विवाद मुख्यतः देखा जाता है। इसके अतिरिक्त आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद ऐसी कई समस्याएं हैं जिससे भारत पाकिस्तान संघर्षरत रहते हैं। तो भारत पाकिस्तान के मध्य 4 युद्ध हुए हैं, किंतु उसके बावजूद कश्मीर का मुद्दा आज तक सुलझा नहीं है। कश्मीर आज भी दोनों देशों के बीच में अनसुलझा मुद्दा है और इस कश्मीर विवाद के चलते भारत में आज भी तनातनी का दौर जारी है। दरअसल 1947-48 में हुए युद्ध में कश्मीर की समस्या तो नहीं सुलझी, बल्कि कश्मीर का 2 टुकड़ों में विभाजन हो गया। एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में गया, जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जबकि दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना, जो कि वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर आज भी यह एक समस्या का मुख्य केंद्र बना हुआ है। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें बांग्लादेश का उदय हुआ। पिछले वीडियो में हमने विस्तार से बांग्लादेश की कहानी को पढ़ा है, किंतु कश्मीर का मुद्दा आज तक सुलझ नहीं पाया है। इसके अतिरिक्त भी कई विवाद हैं जो कि भारत पाकिस्तान के मध्य जारी रहते हैं। परमाणु परीक्षण की बात करें तो सन 1998 में भारत ने और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। मई 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु क्षमता को विश्व के सामने रखा। यह भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था। इसके पहले सन 1974 में भी भारत परमाणु परीक्षण कर चुका था, जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने यह परमाणु परीक्षण किए थे। कुछ दिन के अंदर ही पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर लिए।
जब दोनों ही देशों ने परमाणु परीक्षण किए तब ये देश विश्व की नज़र में आ गए। दुनिया की नज़र अचानक इन पर चली गई और दोनों ही देशों के बीच में प्रत्यक्ष युद्ध की जो संभावना थी वह बढ़ सी गई, या जो संवेदनशीलता थी उनमें कमी आई। लेकिन इन दोनों के बीच में संघर्ष जारी रहा। भारत और पाकिस्तान के मध्य में सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर भी समय समय पर संघर्ष जारी रहा है। संयोग से सन 1960 में विश्व बैंक की सहायता से भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर एक संधि हुई, जिसे सिंधु नदी जल बंटवारा संधि कहा जाता है। अनेक बार हुए सैन्य संघर्षों के पश्चात भी आज तक यह संधि कायम है। भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान लुके छुपे ढंग से आज भी हिंसा की राजनीति करता है। पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद फैलाता है। भारत का पाकिस्तान पर यह आरोप है कि वह कश्मीर में न केवल आतंकवाद फैलाता है बल्कि आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराता है, हथियार उपलब्ध कराता है, उन्हें ट्रेनिंग प्रशिक्षण देता है। साथ ही साथ कई उग्रवादी संगठनों को यह अपनी सुरक्षा भी प्रदान करता है। भारत का आरोप है कि सन 1985 से 1995 के दौरान खालिस्तान के उग्रवादियों को पाकिस्तान ने हथियार और गोला बारूद उपलब्ध कराया है। पंजाब हमारा जो राज्य है वहाँ पर एक स्थान है खालिस्तान, और ये पंजाबी खालिस्तान की मांग करते हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान इन्हें अपना समर्थन देता है। तो भारत समय समय पर आरोप लगाता रहा है। साथ ही भारत का एक और आरोप है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश और नेपाल के द्वारा भी भारत में उग्रवादी संगठनों को बढ़ावा देती है। इसके उलट में पाकिस्तान भी भारत पर आरोप लगाता है। देखिए कितनी रोचक बात है कि पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता है कि भारत की खुफिया एजेंसी जो है वह सिंध और बलूचिस्तान की समस्या को बढ़ाती है। तो दोनों ही देश इस प्रकार से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। हाँ, आपको एक बात और बता दूं कि पाकिस्तान ने जो परमाणु परीक्षण किए थे वो चगाई की पहाड़ियों जो कि बलूचिस्तान में स्थित है वहां पर किए थे। 1960 में विश्व बैंक की सहायता से सिंधु नदी जल बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जो कि आज भी कायम है। इसके अतिरिक्त कच्छ की जो रण है, कच्छ के रण में सक्रिक सीमा रेखा पर भी दोनों देशों के विवाद जारी हैं। अब यह विवाद कब सुलझेगा यह तो नहीं पता है, किंतु सामुद्रिक सीमा का विवाद फिर भी दोनों देशों के बीच में बना रहेगा। इन तमाम विषयों पर भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता का दौर जारी है। समय समय पर ये दोनों ही देश वार्ता करते हैं, किंतु आज तक इन दोनों देशों के बीच में बातचीत के द्वारा कोई भी हल नहीं निकाला जा चुका है। उम्मीद की जा सकती है कि भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष समाप्त होगा और दोनों ही देश विकास की गति पर पहुंचेंगे। हम आप शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर हम रोकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के अन्य पड़ोसी देशों से संबंध जारी रखेंगे। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 71 से 74 का अध्ययन किया है। जाते जाते आप सभी से एक विनम्र अपील, भारत में जन आंदोलन किया जा रहा है। कोविड-19 का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कोविड से बचाव हेतु हमें सामाजिक दूरी बनाए रखना है। 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी। मास्क सदैव पहनकर रखें।
सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करें अथवा साबुन से बार बार अपने हाथों को धोएं। सुरक्षित रहें, सुरक्षित रखें, खुश रहिए, खुश रखिए, यही आप सभी से निवेदन है। अब आप आज के प्रश्न नोट करें जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, नेपाल ने अपना नया संविधान कब बनाया है? नेपाल ने अपना नया संविधान कब बनाया? प्रश्न क्रमांक 2, श्रीलंका के किस भाग पर लिट्टे का कब्जा है? श्रीलंका के किस भाग पर लिट्टे का कब्जा है? 1971 के युद्ध का क्या परिणाम रहा? प्रश्न क्रमांक 3, 1971 के युद्ध का क्या परिणाम रहा? और प्रश्न क्रमांक 4, 1947-48 में कश्मीर के 2 हिस्से गए तो पाकिस्तान के हिस्से को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर को क्या कहा जाता है? आप इन तमाम प्रश्नों का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में करिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.